नमस्कार बच्चों, मैं इला कुसरेस राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 19th चैप्टर जैव विविधता एवं इसका संरक्षण का भाग 8 शुरू करेंगे, जो इस चैप्टर का अंतिम भाग है। इसमें हम अभ्यासार्थ प्रश्नों के अंतर्गत लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे निबंधात्मक प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। तो आइए आते हैं हमारे पहले लघुत्तरात्मक प्रश्न पर। पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपका, जैव विविधता का अर्थ समझाइए। क्या बताना है यहाँ पे आपको? जैव विविधता का अर्थ, यानी आपको जैव विविधता की परिभाषा लिखनी है, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए। तो आप इस प्रश्न की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। जैव विविधता 2 शब्दों से बना है। जैव का अर्थ है जीवन और विविधता का अर्थ है विभिन्नता। यानी जैव विविधता क्या हुई? पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के जीवों की जो प्रजातियां हैं, वही क्या बनाती हैं? जैव विविधता बनाती हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैव अर्थात जीवन और विविधता का अर्थ है विभिन्नता। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के बीच की विभिन्नता। इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं पृथ्वी पर, उनके बीच में जो विभिन्नता है वही क्या बना देती है? जैव विविधता बना देती है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले या किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो प्रजातियों में पाए जाने वाली विभिन्नता है या प्रजातियां हैं, वही सब मिलकर क्या बनाती हैं? जैव विविधता बनाती हैं। ये एक बड़ा ही व्यापक शब्द है। आप ये लिखेंगे, ये एक व्यापक शब्द है जिसमें सूक्ष्म जीव से लेके बड़े से बड़ा जीव आता है, यानी पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीव आते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, अति सूक्ष्म लाइकेन से लेकर विशालकाय वृक्ष बरगद और रेडवुड तक, साथ ही अति सूक्ष्म जलीय प्लावक से लेकर विशालकाय व्हेल तक, ऐसे ही अति सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय हाथी तक के जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रश्न 2, पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाए जाने वाली जैव विविधता पर लघु लेख लिखिए। ये कहां पर पूछ रहा है? पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल में पाए जाने वाली जैव विविधता पर संक्षिप्त में एक लेख लिखना है इसमें हमें। तो बच्चों, आपसे पूर्वी हिमालय या किसी भी प्रकार के जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में पूछा जाए, आप उसमें बताएंगे कि वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, भारत की कौन सी स्टेट्स का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है, फिर वहाँ पे पाए जाने वाली प्रजातियों के कुछ आंकड़े लिखेंगे और उनकी स्थानबद्ध प्रजातियों के बारे में बताएंगे और फिर कुछ जीवों के वहाँ पे उदाहरण देंगे। आपको ये सब लिखना होगा। तो यहाँ पे पूछा है आपसे पूर्वी हिमालय का, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसके अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र, सिक्किम तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ उत्तरी क्षेत्र आते हैं। हमने पढ़ा था इस चीज को बहुत अच्छी तरह से, नक्शे में भी देखा था। तो ये सारे क्षेत्र किसके अंदर आते हैं? पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7,50,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं, उनके आंकड़े देखिएगा। वनस्पतियों की लगभग 10,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से 3,160 क्या हैं? स्थानबद्ध हैं। स्तनधारियों की 300 प्रजातियां हैं, जिनमें से 12 क्या हैं? स्थानबद्ध हैं। पक्षियों की 997 प्रजातियां, जिनमें से 15 स्थानबद्ध हैं। सरीसृपों की 176 प्रजातियां, जिनमें से 15 क्या हैं? स्थानबद्ध प्रजाति हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें उभयचरों की कितनी है? 105 प्रजातियां हैं, जिनमें से 40 स्थानबद्ध हैं। मछलियों की 269 प्रजातियां, जिनमें से 33 क्या हैं? स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। यहाँ पे कुछ जीवों के उदाहरण भी आप लिखिएगा। मैंने यहाँ पे 8 लिखे हैं, आप चाहिए 2 लिख के आदि भी कर सकते हैं। जैसे सुनहरा लंगूर, हुलॉक गिब्बन, उड़न गिलहरी, ताकिन, हिमालयी तहर, पिग्मी हॉक, हिम तेंदुआ, गांगे डॉल्फिन, ये सभी वहाँ पाए जाने वाले कुछ जीव हैं। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? हमने ये बात की थी बच्चों पढ़ाते समय कि इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो बहुत से देशों में फैला है, जिसमें भारत का भी कुछ हिस्सा आता है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो आप लिखेंगे इसको, इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में उष्णकटिबंधीय पूर्वी एशिया में
चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया तथा मलेशिया देश सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 4, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव होता है? आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था बच्चों कि विदेशी प्रजातियां वांछित और अवांछित तरीके से अगर किसी भी परिस्थितिक तंत्र में आती हैं तो वो वहाँ पर क्या पैदा कर देती हैं? असंतुलन पैदा कर देती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ के जो जीव हैं या प्रजातियां हैं वो नए के साथ तो संतुलन या अनुकूलन नहीं बैठा पाते हैं। साथ में कई बार ये ऐसी होती हैं कि आसपास की वनस्पतियों को उगने ही नहीं देती हैं या आसपास की प्रजातियों को जीवित ही नहीं रहने देती हैं। हम इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, एक नज़र डालते हैं अपन लोग। वांछित या अवांछित रूप से कई बार विदेशी प्रजातियों के आ जाने से स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है, यानी वो कई बार उगते ही नहीं हैं। और ये भी होता है कि ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर दे। ऐसा भी हो जाता है कई बार विदेशी प्रजातियों के आ जाने से। बिना सोचे समझे प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप से हमेशा ही वहां का पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं। सन 1807 में लैंटाना पादप को सौंदर्यीकरण के लिए भारत में लाया गया था और इसे कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में लगाया गया। पर आज ये स्थिति है कि वो पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका है और ये ऐसा पादप है जो आसपास वनस्पतियों को पनपने भी नहीं देता और इसे कोई जानवर भी नहीं खाता है। तो इसने यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया या नहीं किया, और असंतुलन भी पैदा कर दिया पारिस्थितिक तंत्र में। इसी तरह से आपने अपनी किताब में और भी उदाहरण पढ़े थे, जैसे गाजर घास का उदाहरण पढ़ा था, जलकुंभी का उदाहरण पढ़ा था। आप चाहें तो तीनों उदाहरण दे सकते हैं, नहीं तो एक उदाहरण भी काफ़ी है। आप कोई भी एक उदाहरण इसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। मेढक की टांगों के निर्यात का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, इस कथन को समझाइए। ये कथन दे रखा है कि मेढक की टांगों के निर्यात का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। इस कथन को हमें समझाना है। हमने ये कथन कहाँ पढ़ा था बच्चों? आपको ध्यान होगा, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित विदोहन के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा था। तो हम यही लिखेंगे, यह एक प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन का उदाहरण है। यूरोप और अमेरिका में बहुत सी जो डिशेस होती हैं या भोज्य पदार्थ हैं उनमें मेढक की टांगों का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए भारत और एशिया के कई देशों से इनका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर एक हम उदाहरण देंगे। 1983 में भारत से 3650 मैट्रिक टन मेढक की टांगों का निर्यात किया गया था और उसके कारण जो वहाँ के जंगल थे जहाँ से इनको लिया गया था वहाँ पे मेढक की संख्या में क्या आ गई? कमी। और मेढक जिन कीटों को खाते थे उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई और उनकी संख्या अधिक होने से और मेढक की संख्या कम होने से वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो आपको यही सब लिखना है। एक बार देख लेते हैं कैसे लिखना है हमको इसको। यह एक प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन का उदाहरण है। यूरोप व उत्तरी अमेरिका में मेढक की टांगों का उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। भारत सहित कई एशियाई देश मेढक की टांगों का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। 1983 में भारत ने 3650 मैट्रिक टन मेढक की टांगों का निर्यात किया, जिसके फलस्वरूप जंगलों में मेढक की संख्या में कमी होने के कारण ऐसे कीटों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी जिन्हें मेढक खाते थे, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जैव विविधता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को लिखिए। किस स्तर पर लिखना है हमको? राष्ट्रीय स्तर पर। हमने जैव विविधता संरक्षण के जो प्रयास थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पढ़े थे, तो हमें केवल यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों के बारे में बात करना है। तो यहाँ पर उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रयास निम्न प्रकार हैं। जैव विविधता संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया, जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे ये लंबे समय तक उपलब्ध रहे, तीसरा देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ये हमारा क्या था? पहला प्रयास था।
जो हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसमें लिखा है। फिर उसके बाद उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या बनाया गया, जैव विविधता एक्ट 2002 त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान किया गया। यानी जो उद्देश्य हमने बताए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जैव विविधता एक्ट। उसके अंदर हमने क्या किया था, त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान किया। सबसे पहली बात आपने यहाँ पे पढ़ी कि हमने विविधता एक्ट, जैव विविधता एक्ट कौन सा, 2002 भारत सरकार ने गठित किया, जो जिसके 3 उद्देश्य प्रमुख थे। ये तीनों आप इसमें लिखेंगे। फिर इसके बाद आप बताएंगे कि इसके लिए इन्होंने त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान किया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का निर्माण हुआ, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड का निर्माण हुआ, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियों का निर्माण हुआ। इसी तरह से भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु तथा जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से क्या कर दिया गया, 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ। अब इससे क्या फायदा हुआ कि इससे संबंधित जितने भी अपीलें थी वो इसके अंदर की जाएंगी, ना कि उच्च न्यायालयों के अंदर। जिससे क्या होगा, जो अपील है उसका रिजल्ट जो है, परिणाम जल्द से जल्द आ जाएगा। तो ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जैव विविधता संरक्षण के प्रकार लिखिए। हमने पढ़े थे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, सबसे पहला स्वस्थानीय और दूसरा था आपका बहिस्थानीय संरक्षण। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, जैव विविधता संरक्षण के निम्न 2 प्रकार हैं। पहला है स्वस्थानीय संरक्षण। किसको कहा जाता है ये बताएंगे आप। ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मनुष्य द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। फिर इसके बारे में आप बिंदुवार बता सकते हैं। जिस संकटग्रस्त जाति को संरक्षित करना होता है उसके अनुसार चयनित प्राकृतिक आवास के में ही अनुकूल परिस्थितियां और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती हैं। किसके अंतर्गत, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व तथा संरक्षण रिजर्व आदि का स्थापना की जाती है। यानी स्वस्थानीय संरक्षण आप पढ़ चुके हैं इसको अच्छी तरह से, उसी क्षेत्र में किया जाता है जहां पर जीव रहता है और उसको मनुष्य के द्वारा सुरक्षा और अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं। और इन चीज़ों के लिए हम किन को स्थापित करते हैं या किन का निर्माण किया जाता है, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं या अभ्यारण्य होते हैं या संरक्षण रिजर्व होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है। दूसरा जो प्रकार है वो है बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय, स्वस्थानीय में तो वहीं कर रहे थे जहां जीव रहता है। इसमें क्या करते हैं, जो उसका प्राकृतिक आवास है वहां से उसे लाकर कृत्रिम आवास में संरक्षित किया जाता है। तो आप लिखेंगे जैव विविधता संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त पादप या जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसके लिए वनस्पति संरक्षण के लिए हम वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, इन चीज़ों की स्थापना की जाती है। तथा जंतुओं के संरक्षण के लिए क्या करते हैं, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, जूलॉजिकल पार्क आदि स्थापित किए जाते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे बच्चों, संकटग्रस्त पादप और जंतुओं के जनन द्रव्यों अर्थात जैसे बीज है, फल है, कलम है तथा बीजाणु है, शुक्राणु है, अंडाणु है, इन सभी को निम्न ताप संरक्षण विधि व मंद वृद्धि कल्चर के द्वारा क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ऐसे ही संकटग्रस्त पौधे जंतुओं के जो जीन्स होते हैं उनके अंकुरण क्षम अवस्था में उनको जीन बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों, किसके प्रकार हो गए, जैव विविधता संरक्षण के। तो ये थे हमारे सारे लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर। अब हम आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों पर। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता के विभिन्न स्तर समझाइए। इसका उत्तर जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप देंगे जैव विविधता की परिभाषा। तो आप हेडिंग डालेंगे जैव विविधता, अंडरलाइन करेंगे और बताएंगे जैव विविधता किसको कहते हैं। आप कई बार पढ़ चुके हैं, क्या बोलेंगे, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों में जो विभिन्नता है, विषमता है, वही क्या है, जैव विविधता कहलाती है। तो आप छोटी सी ये परिभाषा लिखिएगा। इसके बाद आप बताइएगा जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं, जैसे आनुवंशिक स्तर,
उसके बारे में आप बताइएगा कि आनुवंशिक विविधता स्तर या आनुवंशिक जैव विविधता क्या है। आनुवंशिक जैव विविधता के अंदर आप इसकी सबसे पहले परिभाषा देंगे। क्या देंगे? प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य जीन्स के कारण होने वाली जो विभिन्नता है वही क्या कहलाती है? आनुवंशिक विविधता कहलाती है। यह दो प्रकार से हो सकती है, जैसे एक ही प्रजाति के विभिन्न जनसंख्या समूहों के मध्य या एक जनसंख्या समूह के विभिन्न सदस्यों के मध्य ये पाई जा सकती है। इसका आप एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हमने बात की थी चावल की विभिन्न प्रकार की किस्में हैं, गायों की, ये कुत्ते की विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं, गायों की नस्लें होती हैं, या आप कोई भी उदाहरण इसमें दे सकते हैं। दूसरा प्रजाति विविधता थी। प्रजाति विविधता किसको कहा गया था? हमने लिखा था इसमें, ये जैव विविधता की मापक इकाई है। क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों की जो कुल संख्या है वही क्या कहलाती है? प्रजाति विविधता कहलाती है। इसके बारे में बता दिया आपने, आप इसमें कोई उदाहरण भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा हमने क्या बताया था? पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। तो उसमें आप क्या बताएंगे? पारिस्थितिक तंत्र विविधता में आप ये बताइएगा कि कोई भी जीव जो होता है उसको वहाँ की भौगोलिक और पर्यावरणीय जो विशेषताएं होती हैं वो प्रभावित करती हैं, जिसके कारण हर प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उनमें रहने वाले जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, और वही पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहलाती है या पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र है, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है। तो आप ये कोई उदाहरण भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है आपका, जैव विविधता के तप्त स्थलों के बारे में समझाइए। इस उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे जैव विविधता के तप्त स्थल किसे कहा जाता है। आप हेडिंग डालेंगे जैव विविधता के तप्त स्थल, उसको अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। किसको कहा था हमने जैव विविधता के तप्त स्थल? वह स्थान जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वही जैव विविधता के तप्त स्थल कहलाते हैं। जैव विविधता के तप्त स्थल की जो अवधारणा है सर्वप्रथम किसने दी थी? नॉर्मन मेयर्स ने। ये बताइएगा आप। इसमें बताइएगा वर्तमान में विश्व में कुछ कितने तप्त स्थल हैं? 34। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप। फिर आप बताइए इन तप्त स्थलों में पृथ्वी की कुल भूमि का कितना क्षेत्रफल है? लगभग 2.3% क्षेत्रफल पाया जाता है। अब यहाँ पर आप कुछ आंकड़े दे सकते हैं कि कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ और क्या पाया जाता है। फिर इसमें उदाहरण जरूर दीजिएगा और आप इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका था जैव विविधता के महत्व को समझाइए। हमने अपनी बुक में इस महत्व को कई बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ा था, तो आप इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत भी इसी प्रकार से करेंगे कि जैव विविधता के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। जैसे आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या हो सकता है? पहला बिंदु जैसे आपने दे दिया आर्थिक महत्व, यही लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे आप? अंडरलाइन कर देंगे। आर्थिक रूप से क्या महत्व है इसका जैव विविधता का? उसमें आप बताएंगे विविध प्रकार की जैव विविधता होने से हमें विभिन्न प्रकार का भोजन, ईंधन, दवाइयाँ, विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमें आर्थिक लाभ कराती हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं। साथ में आप ये भी लिखेंगे कि अधिक जैव विविधता होने से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और बहुत सी ऐसी किस्में जो कीटों के द्वारा नष्ट होती हैं उनको है ना कीटरोधी और कैसा बनाया जा सकता है? रोगरोधी बनाया जा सकता है। ये आप इसमें लिखेंगे। साथ में आप ये भी बताएंगे इसमें कि आजकल बहुत से पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जा रहा है, जैसे जट्रोपा और करंज। तो ये सारा आप आर्थिक महत्व में बता सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरे पॉइंट में आप जैसे औषधीय महत्व लिख सकते हैं। औषधीय महत्व में आप क्या लिखेंगे? बताइएगा कौन से पौधे औषधीय महत्व के होते हैं? तो आप बताइएगा बहुत से जीव हमारे औषधीय महत्व के भी होते हैं। जैसे मलेरिया में हम सिनकोना की छाल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही उच्च रक्तचाप में हम सर्पगंधा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कैंसर की दवाई के लिए हम टेक्सास बटाटा की छाल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रतिरोधी क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए हम बहुत से पौधों का, जैसे काली मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, इस तरह के पादपों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बता सकते हैं आप। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? जैसे पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व में आप कई सारे बिंदु लेंगे, जैसे 3 बिंदु लीजिएगा। पहला
खाद्य श्रृंखला के संरक्षण के लिए। जितनी अधिक जैव विविधता होती है उससे कोई भी खाद्य श्रृंखला नष्ट नहीं हो पाती। अगर कोई प्रजाति समाप्त भी होती है तो उस खाद्य श्रृंखला का जो जीव है वो दूसरी खाद्य श्रृंखला से अपने आप को जोड़कर क्या कर लेता है, खाद्य श्रृंखला का संरक्षण कर लेता है। इसी तरह से दूसरा बताएंगे कि पोषक चक्रों की गतिशीलता बनी रहती है, कि कोई भी सजीव की जब मृत्यु होती है, मृत कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसके अपघटन के लिए जो सूक्ष्म जीवों की जैव विविधता है वो पोषक को वायु और मृदा में वापस से क्या करती रहती है, स्थानांतरित करती रहती है। तीसरा बताएंगे आप प्रदूषण निस्तारण में। तो आप पर्यावरण महत्व के अंदर तीसरा जो प्रदूषण विस्तारण है उसमें आप बता सकते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट में जो भी पदार्थ निकलते हैं उनको बहुत से जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है और भारी तत्वों को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। ऐसे ही आपने अपनी बुक में पढ़े थे कुछ उदाहरण जो बहुत से रेडियो एक्टिव तत्वों को क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। तो आप उनके भी उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ उदाहरण आप इसमें लिखेंगे किसके अंतर्गत, तीसरा बिंदु जो है पर्यावरण के संबंध में जो महत्व है उसके अंतर्गत लिखेंगे। इसी तरह से आप चौथा बता सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व में आप क्या बता सकते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य का और पर्यावरण का विकास क्या हुआ है, साथ साथ हुआ है और मनुष्य इस प्रकृति पर ही निर्भर रहा है। आज भी बहुत से आदिवासी लोग जो होते हैं वो रोटी, कपड़े और मकान के लिए तो निर्भर हैं ही इस प्रकृति पर, इसके अलावा वो अपनी संस्कृति के लिए भी इन पर निर्भर हैं। आज भी हम वर्तमान में देखते हैं कि बहुत से वृक्षों की समय समय पर पूजा की जाती है विभिन्न अवसरों और त्योहारों पर, जैसे बरगद है या केला है, इस तरह से आप तुलसी है, इनके उदाहरण दे सकते हैं। बहुत से जीव हैं जो हमारे समाज में सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, जैसे गाय है, चींटी है, इनके उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जैव विविधता के महत्व को 4 बिंदुओं के अंतर्गत समझा सकते हैं। चौथा हमारा क्या रहेगा, सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आएगा वो है उन विभिन्न कारणों की विवेचना करें जो जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रश्न के जो उत्तर की शुरुआत करेंगे वो आप करेंगे जैव विविधता के ह्रास के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं। अब उसमें हमने अपनी पुस्तक में जब पढ़े थे तो कितने कारण पढ़े थे, 8 कारण पढ़े थे। आप उनमें से कम 7 कारण अवश्य या 6 कारण अवश्य दीजिएगा। आप इसको लिखेंगे, बिंदुवार लिखेंगे। जैसे पहला कारण क्या हो गया, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। क्यों हो रहे हैं ये बताइएगा कि मनुष्य की जो संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को क्या कर दिया जाता है, कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता है या वहाँ पे खनन कार्य किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की जैव विविधता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरा आवास विखंडन, जो उनके बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे जैव विविधता फैली हुई है उनको मनुष्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चक्कर में क्या कर देता है, खंडित कर देता है, जिससे वहाँ रहने वाले जो जीव हैं उनका जीवन क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। इसी तरह से आप बताएंगे जलवायु परिवर्तन, जिसमें आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता सकते हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, साथ में तटीय प्रदेश डूबते हैं तो जैव विविधता क्या होती है, नष्ट होती है, उसका ह्रास होता है। इसी तरह से पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें आप अम्लीय वर्षा के बारे में बता सकते हैं कि अम्लीय वर्षा से बहुत सी जैव विविधता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, हमारे द्वारा जो फैक्ट्री, उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं या वाहन चलाए जाते हैं उनसे निकलने वाले धुएं के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ये भी एक प्रमुख कारण बन जाती है जैव विविधता के ह्रास का। इसी तरह से किसानों के द्वारा जो लाभदायक किस्में हैं उच्च उत्पादन वाली उन्हीं का ही, संकर किस्मों का ही प्रयोग किया जाता है और वो क्या कर रहे हैं, जो हमारी मूल किस्में हैं उनको नहीं उगाते हैं। किस लिए, व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए, जिसके कारण आनुवंशिक विविधता नष्ट हो रही है। साथ में आप बता सकते हैं अंधविश्वास के कारण। अंधविश्वास के कारण क्या हो रहा है कि मनुष्य अंधविश्वास के कारण बहुत से जीवों को नष्ट कर देता है और इतना अधिक उनको पकड़ता है कि कई बार उनकी जाति लुप्त होने लग जाती है। तो ये अज्ञानता और अंधविश्वास भी एक बहुत बड़ा कारण है किसका, जैव विविधता के ह्रास का। इसी तरह से मनुष्य के द्वारा अंधाधुंध विदोहन जो है, प्राकृतिक संपदा का जो अंधाधुंध विदोहन होता है उसके कारण भी क्या होती है, जैव विविधता नष्ट होती है। तो इस प्रकार से ये सारे कारण बता के आप इस प्रश्न के उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा आता है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु हुए जैव विविधता के संरक्षण हेतु हुए प्रयासों पर एक लेख लिखिए। हमने आपके पढ़े थे ये चीज़ कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3 स्तर पर प्रयास किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी
और स्थानीय स्तर पर भी। तो आप इसमें बताएंगे, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता दीजिएगा। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताएंगे कि IUCN का गठन हुआ, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन हुआ, जिसमें इन जातियों को 5 कैटेगरीज में विभाजित किया गया। विलुप्त प्रजातियां थी, संकटग्रस्त प्रजातियां थी, सभेदे प्रजातियां थी, इसी तरह से दुर्लभ प्रजातियां थी और अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां थी। तो इनके बारे में बताते हुए और इनके एक एक उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के बारे में बता सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों में आप बताएंगे कि हमारे भारत में क्या किया गया। जैव विविधता एक्ट 2002 की स्थापना हुई, जिसके उद्देश्य 3 थे, उनके बारे में बताएंगे। और इसमें त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान था, और वो भी क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर था। तो ये सारी चीज़ आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं। फिर आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। स्वस्थाने और बहिस्थाने के प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से। स्वस्थाने किसे कहते हैं वो बता के इसके उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। स्वस्थान में आप लोगों ने पढ़ा था कि जीव को उसके प्राकृतिक वातावरण में ही क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और उसे मनुष्य के द्वारा उचित कैसी और अनुकूल परिस्थितियां और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए क्या स्थापित किए जाते हैं, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, ये सारे स्थापित किए जाते हैं। ये बता सकते हैं। बहिस्थाने में भी आप बता सकते हैं कि जीव को प्राकृतिक आवास से निकालकर कहाँ संरक्षित किया जाता है, कृत्रिम रूप से कृत्रिम आवास में संरक्षित किया जाता है। इसके लिए वनस्पतियों के लिए जैसे हम क्या स्थापित करते हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स वगैरह हैं, बीज बैंक हैं, और जंतुओं के लिए हम जूलॉजिकल पार्क है, जू है, या ये कहते हैं एक्वेरियम है, ये सारी चीज़ों की स्थापना की जाती है। तो ये सारी चीज़ें बताकर आप इस प्रश्न का उत्तर क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके किताब के सारे प्रश्न, अभ्यासात्मक, निबंधात्मक भी और लघुत्तरात्मक भी। आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।